नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की। जरा सोचिए, अफगानिस्तान के बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाके गौर का एक क्षेत्रीय नेता, और वो बन जाता है एक इतने विशाल साम्राज्य का वास्तुकार। ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं, ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट की कहानी है। चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस मूल विचार को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि गोरी का विजन सिर्फ यहाँ आना, खजाना लूटना और वापस चले जाना बिल्कुल नहीं था। उसकी नजरें कहीं आगे थी, स्थायित्व पर। वो महज एक लुटेरा नहीं, बल्कि एक अंपायर बिल्डर यानी साम्राज्य निर्माता बनने की महत्वाकांक्षा लेकर आया था। और सच कहूं तो इसी एक सोच ने इतिहास की पूरी धारा को मोड़कर रख दिया। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले घोरी का उदय, फिर उसके भारतीय अभियान, उसके बाद तराइन का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया, उसकी अचूक सैन्य रणनीतियां, और आखिर में दिल्ली सल्तनत की नींव। बस यही है हमारा आज का रोड मैप। पहला हिस्सा मोहम्मद गौरी का उदय। 1149 ईस्वी के आसपास इसका जन्म हुआ था। शुरुआत में उसने अपने भाई गियासुद्दीन के साथ सत्ता संभाली। इन दोनों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले अपने पहाड़ी इलाकों में पकड़ मजबूत की और फिर सामरिक रूप से बेहद अहम शहर गजनी पर कब्जा जमा लिया। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ दो बड़े ऐतिहासिक चेहरों के बीच का साफ अंतर दिखता है। एक तरफ है महमूद गजनवी, जिसका मकसद बड़ा सीधा था, अस्थायी हमले करो, धन लूटो और निकल लो। लेकिन दूसरी तरफ है मोहम्मद गोरी। इसका लक्ष्य एकदम अलग था, स्थायी शासन। वो एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना अप्रत्यक्ष प्रशासन यानी इनडायरेक्ट रूल कायम करना चाहता था। दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस बड़े विस्तार के पीछे आखिर वजह क्या थी? देखिए, धन, संसाधन, राजनीतिक विस्तार और धर्म का प्रसार, ये सब तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था भारत का तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य। यहाँ के राजपूत राजाओं के बीच की आपसी खींचतान और एकता की भारी कमी ने गोरी को वो एकदम परफेक्ट मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, भारतीय अभियान। यही वो दौर था जब गोरी ने इस उपमहाद्वीप की ओर अपने कदम बढ़ाए और भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों का एक तरह से पूरा स्टेज सेट कर दिया। अगर हम इन शुरुआती आक्रमणों को देखें तो ये कोई सीधी जीत की कहानी नहीं है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव थे। 1175 में मुल्तान में उसे पहली सफलता मिली, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 1178 में गुजरात के अनिलवाड़ा में सोलंकी राजाओं ने उसे एक करारी मात दी। गोरी की बुरी तरह हार हुई, पर वो रुका नहीं। 1186 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया, गजनवी वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया, और इसी के साथ भारत के अंदरूनी हिस्सों में घुसने के दरवाजे भी खोल दिए। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, तराइन का युद्ध। ये वो समय है जब टेंशन बिल्कुल अपने चरम पर थी और हमें उस दौर का सबसे बड़ा और भयंकर सैन्य टकराव देखने को मिलता है। बात है साल 1191 की, तराइन का पहला युद्ध। यहाँ गोरी का सीधा मुकाबला हुआ एक बेहद शक्तिशाली शासक से, पृथ्वीराज चौहान। और नतीजा? राजपूतों की एक बहुत ही शानदार जीत। गोरी की सेना बुरी तरह परास्त हुई और खुद गोरी इतना गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसे जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। लेकिन यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा विश्लेषणात्मक सवाल आता है। इतनी बुरी तरह कुचले जाने के बाद भी कोई एक साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है? देखिए, जब नाकामी इतनी बड़ी हो तो वो आपको अपनी पूरी रणनीति को शून्य से दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। गोरी ने भी ठीक यही किया। उसने इस करारी हार से बहुत कुछ सीखा और एक बिल्कुल नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। गोरी वापस लौटा, लेकिन इस बार पूरी तरह से बदली हुई सामरिक सोच और एक अचूक रणनीति के साथ। इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और सच बताऊं तो ये जीत भारतीय इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इसने आने वाले समय की पूरी राजनीतिक रूपरेखा ही बदल कर रख दी। तो आखिर वो रणनीति थी क्या? चलिए चौथे हिस्से में उन विशिष्ट सैन्य सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं जिन्होंने 1191 की एक शर्मनाक हार को 1192 की इतनी बड़ी और निर्णायक जीत में बदल दिया।
अब इस तुलना को ध्यान से देखिए। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ थी गुरिद सेना की चुस्त रणनीति, तेज घुड़सवार, रात के अंधेरे में किए गए अचूक हमले और कमाल का सैन्य अनुशासन। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों की कुछ बड़ी कमजोरियां उभरकर सामने आईं। उनकी युद्ध शैली बहुत पारंपरिक थी, रणनीतिक लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का भारी अभाव था, और सबसे बड़ी बात, आपसी एकता नहीं थी। बस इसी रणनीतिक अंतर ने तराइन के दूसरे युद्ध का पूरा नतीजा तय कर दिया। भाग 5, दिल्ली सल्तनत की नींव। युद्ध के मैदान की रणनीतियों को डिकोड करने के बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जीत के तुरंत बाद एक नए साम्राज्य का स्थायी ढांचा आखिर कैसे तैयार किया गया। गौरी का जो ये प्रशासनिक मॉडल था ना, ये 3 बहुत ही स्पष्ट और स्मार्ट चरणों में काम करता था। पहला कदम, दिल्ली और अजमेर जैसे मुख्य केंद्रों पर कब्जा। दूसरा कदम, अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का प्रभार सौंपना। और तीसरा कदम, वापस गजनी लौट जाना। जरा सोचिए, इस व्यवस्था के चलते गौरी को खुद भारत में टिके रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने दूर बैठे बैठे एक बेहद प्रभावी और अप्रत्यक्ष प्रशासन का सिस्टम सेट कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साम्राज्य का ढांचा खड़ा करने के कुछ ही समय बाद 1206 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में खोखर जनजाति के लोगों ने गौरी की अचानक हत्या कर दी। उसका अंत तो अचानक हो गया, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो सेट कर गया था, वो उसके साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में वो और भी मजबूत होती चली गई। तो अगर हम गौरी की ऐतिहासिक विरासत का निष्पक्ष मूल्यांकन करें, तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। उसने दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी, भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की शुरुआत की और यहाँ की क्षेत्रीय भू राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गौरी की उस खास रणनीतिक दृष्टि के बिना दिल्ली सल्तनत की इतनी तेजी से स्थापना शायद कभी हो ही नहीं पाती। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मोहम्मद गौरी सिर्फ एक आक्रमणकारी नहीं था, वो इंसान था जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे सैन्य रणनीति में किया गया महज एक बदलाव और एक व्यक्ति का लॉन्ग टर्म विजन पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से का इतिहास फिर से लिख सकता है। क्या इतिहास में ऐसे और भी टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां एक करारी हार ने किसी विशाल साम्राज्य की नींव रखी हो? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।